हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो बच्चा, माइक्रो की लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था हमारा चैप्टर नंबर 9 कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। तो देखो, माइक्रो के हम लोगों ने 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, स्टैट्स के भी हम लोगों ने 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए और बीएसटी का आपका ऑलरेडी पूरा कोर्स अपलोडेड है। तो कुछ भी आपको पढ़ना है चैनल पर हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट्स के अंदर आपको माइक्रो, स्टैट्स और बीएसटी तीनों की डिटेल्ड वन शॉट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। प्लीज मेरे कहने पर एक बार चेक जरूर करना। काफी डिटेल्ड प्लेलिस्ट है। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही कम टाइम के अंदर हम लोगों ने वन शॉट के अंदर हर चैप्टर को कंप्लीट करा है, वो भी काफी डिटेल में। सो इट विल हेल्प यू अलॉट। चाहे आप हाफ ईयर्लीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एनुअल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत हेल्प मिलेगी। मेरे कहने पर एक बार चेक जरूर करना। अब आज हम लोग करेंगे माइक्रो का हमारा चैप्टर नंबर 10 प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। अगेन एक वन शॉट लेक्चर है, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, वो भी काफी डिटेल में। शुरू करें फटाफट से। तो देखो, चैप्टर की शुरुआत होती है कि प्रोड्यूसर कौन होता है। देखो, अभी तक हम लोगों ने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ा है। हमें पता है कंज्यूमर कौन होता है। मार्केट में आप हो, मैं हूं, हम सब लोग बहुत सारी चीजें परचेज करते हैं। उन चीजों को हम यूज करते हैं क्योंकि उन चीजों को यूज करके हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमें एक संतुष्टि मिलती है। तो हम कौन है? कंज्यूमर्स हैं। सेम ऐसे ही हमारी ये जो सोसाइटी है, हमारी ये जो इकोनॉमी है, इसका एक एजेंट वो है जो इन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, जो इन गुड्स और सर्विसेज को बनाता है ताकि उसे प्रॉफिट्स हो सके। उस बंदे को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। सो प्रोड्यूसर इज एन इकोनॉमिक एजेंट, हमारी इकोनॉमी का वो एजेंट हु अंडरटेक्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो इन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर बात करें तो मैं क्या कर रही हूँ? सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हूँ। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं भी कौन हूँ? प्रोड्यूसर हूँ। फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम बाय वे ऑफ प्रॉफिट्स। और प्रोड्यूसर को जो इनकम जनरेट होती है, उस इनकम को बोला जाता है प्रॉफिट। समझ में आ गया? तो प्रोड्यूसर कौन है? हमारी इकोनॉमी का वो एजेंट जो गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है ताकि इनकम जनरेट हो सके, और प्रोड्यूसर की इनकम को बोला जाता है प्रॉफिट्स। क्लियर है यहां तक? अब देखो, अगर प्रोड्यूसर भाई साहब को प्रोडक्शन करना है तो प्रोड्यूसर को ऑब्वियसली बात है बहुत सारे इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बिना इनपुट्स के प्रोडक्शन नहीं होता। इन इनपुट्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे फैक्टर इनपुट्स, दूसरे होते हैं हमारे नॉन फैक्टर इनपुट्स। हमें पता है अगर प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करना है तो उसे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। मैम, कौन कौन से होते हैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? सबसे पहले प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन करने के लिए लैंड चाहिए। एक कोई जगह तो होनी चाहिए, फैक्ट्री, ऑफिस, जहां पर वो प्रोडक्शन करेगा, चाहे वो प्रोडक्शन गुड्स का कर रहा है चाहे सर्विसेज का। सेकंड, प्रोड्यूसर को चाहिए लेबर। भाई, अगर काम करना है तो काम करने के लिए एम्प्लॉयज की भी रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड, उसे चाहिए कैपिटल, यानी कि अपने बिजनेस के अंदर पैसा। सारा पैसा वो खुद नहीं लगा सकता, बहुत सारे लोगों से वो पैसा अरेंज करता है, कैपिटल चाहिए। और लास्ट होता है एंटरप्रेन्योर, यानी कि वो खुद बिजनेस के अंदर अपना पूरा दिमाग लगा रहा है, अपना पूरा का पूरा मेहनत कर रहा है। वो खुद कौन है? एंटरप्रेन्योर है। तो देखो, इन चारों चीजों पर खर्चा करना पड़ता है। जिसका प्रोड्यूसर लैंड यूज करता है उसे वो बदले में क्या देगा? रेंट देगा। अपनी जो लेबर है उस लेबर को क्या देता है? सैलरी देता है। सैलरी भी बोल सकते हैं, वेजेस भी बोल सकते हैं। अगर लेबर आपकी ऑफिस में काम कर रही है, पढ़ी लिखी लेबर है, उन्हें जो पे करते हैं दैट इज सैलरी। वहीं अगर आपकी लेबर फैक्ट्री में काम कर रही है, पढ़ी लिखी लेबर नहीं है, अनस्किल्ड लेबर है, उन्हें जो पे करते हैं उसे बोलते हैं वेजेस। जिसने बिजनेस में कैपिटल यानी कि पैसा लगाया है, उन्हें हम लोग क्या देते हैं? उस कैपिटल पर इंटरेस्ट देते हैं। और लास्ट में जो खुद एंटरप्रेन्योर है, वो अपनी मेहनत के लिए अपने हिस्से का क्या लेता है? प्रॉफिट लेता है। तो 4 तो फैक्टर इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा मैम और कोई इनपुट भी चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए। मान लो आपका एक बुटीक है तो आपको ड्रेसेस बनानी है। ड्रेसेस बनाने के लिए आपको फैब्रिक की रिक्वायरमेंट होगी, रॉ मटेरियल चाहिए। मैंने कहा आपका एक फर्नीचर का बिजनेस है तो सोफा सेट बनाने के लिए, बेड बनाने के लिए आपको वुड्स की रिक्वायरमेंट होगी, पॉलिश की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक होता है हमारा रॉ मटेरियल, जो हमारा आता है नॉन फैक्टर इनपुट्स के अंदर। समझ में आ गया? तो फैक्टर इनपुट्स है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और नॉन फैक्टर इनपुट्स में आ गया हमारा रॉ मटेरियल। अब देखो, प्रोड्यूसर भाई साहब को
फैक्टर इनपुट्स पर भी खर्चा करना है, अभी मैंने बता दिया, उसे नॉन फैक्टर इनपुट्स पर भी खर्चा करना है। तो ये जो प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर करता है इन फैक्टर इनपुट्स और नॉन फैक्टर इनपुट्स पर, इसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आ गया? मैंने कहा मान लो आपका फर्नीचर का बिजनेस है, तो आपने एक सोफा सेट बनाया, जिसकी आपकी कॉस्ट आ रही है 35,000। कितनी कॉस्ट आ रही है? 35,000। ये हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इस सोफा सेट को आप मार्केट में सेल कर रहे हो, और आप इसे मार्केट में सेल कर रहे हो, आपकी सेलिंग प्राइस है 50,000 रुपीज। कितनी है? 50,000 रुपीज। तो ये जो आपकी सेलिंग प्राइस है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। क्या कहते हैं? रेवेन्यू। सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्रोड्यूसर लीड्स टू रेवेन्यू। जब प्रोड्यूसर अपने गुड्स और सर्विसेज को मार्केट में बेचता है, तो उसके पास में जो पैसा आता है, उस पैसे को बोला जाता है रेवेन्यू। और जब हम इस रेवेन्यू में से इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो प्रोड्यूसर का अल्टीमेट गोल होता है कि ये जो रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का डिफरेंस है, यानी कि जो प्रॉफिट है, वो मैक्सिमाइज हो सके। समझ में आ गया? प्रोड्यूसर का मेन मकसद है रेवेन्यू और कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि जो प्रॉफिट्स है, वो मैक्सिमाइज हो सके। चमका अच्छे से? कंज्यूमर का मेन मकसद क्या होता है? कि हमारा सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो। प्रोड्यूसर का मेन मकसद क्या है? कि उसके प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो। चमका अच्छे से? तो ये हो गया भाई प्रोड्यूसर कौन होता है। अब हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि ये वो पोजीशन है, ये वो स्टेट है जहां पर प्रोड्यूसर को रेस्ट करना चाहिए। मतलब इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर लिया ना, इनफ है। अगर इससे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो प्रोड्यूसर के प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं। अगर इससे कम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो भी प्रोड्यूसर के प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं। ये स्टेट ऑफ रेस्ट है, यहाँ पर प्रोड्यूसर को रुक जाना चाहिए। इतना प्रोडक्शन करने पर प्रोड्यूसर के जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या है? मैक्सिमम है। समझ में आ गया? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम का मतलब है स्टेट ऑफ रेस्ट, कि यहाँ पर प्रोड्यूसर को रुक जाना चाहिए, बस इतना ही प्रोडक्शन करो, यहाँ पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। सो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक ऐसी सिचुएशन जब प्रोड्यूसर के प्रॉफिट्स मैक्सिमम होते हैं, उस सिचुएशन को बोला जाता है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। चमका? क्या लिखा है? अ प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम एट दैट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड। प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम उस सिचुएशन में होगा, उस लेवल ऑफ आउटपुट पर, कि इतना बनाने पर प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम हो रहा है जब उसके प्रॉफिट्स क्या है? मैक्सिमम है। इजी पीजी हो गया। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं मैम? टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करके, जैसे पीछे करा था 50,000 में से 35,000 को माइनस करके। अच्छा, अगर आप चाहो तो इस प्रॉफिट को आप इस पाई साइन से भी डिनोट कर सकते हो। तो हम बोल सकते हैं पाई इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू TR माइनस टोटल कॉस्ट TC। चमक गया अच्छे से? कोई डाउट नहीं है? अब देखो, आगे हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट्स और अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इकोनॉमिक प्रॉफिट्स अलग होते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स अलग होते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक प्रॉफिट्स की। किसकी बात करेंगे? इकोनॉमिक प्रॉफिट्स की। तो देखो, याद करो, जब मैंने आपको कॉस्ट वाला चैप्टर पढ़ाया था, तब मैंने आपको दो तरह की कॉस्ट बताई थी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। उसका यहां पर रोल है। पहली कॉस्ट कौन सी है हमारे पास में? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और दूसरी कॉस्ट है हमारे पास में इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब याद करो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। मैंने कहा प्रोड्यूसर अगर जो इनपुट्स यूज कर रहा है, जो रिसोर्सेज यूज कर रहा है, अगर वो रिसोर्सेज बाहर से हायर करता है, मार्केट से हायर करता है, तो जो वो बाहर वालों को पे कर रहा है उसे बोला जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो प्रोड्यूसर ने लेबर बाहर से हायर करी है, तो उन्हें जो वो सैलरी वेजेस पे कर रहा है वो क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। प्रोडक्शन करने के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट है, लैंड किसी बाहर वाले से हायर कर रखा है, उस लैंड पर जो रेंट पे करा जा रहा है वो क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। तो प्रोड्यूसर अगर कोई रिसोर्सेज, अगर कोई इनपुट्स मार्केट से हायर करता है, बाहर से लेबर हायर कर रहा है, किसी का लैंड वो रेंट पर यूज कर रहा है, तो उन्हें जो पे करा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। समझ में आ गया? लेकिन मान लो अगर अब प्रोड्यूसर अपने खुद के रिसोर्सेस यूज कर रहा है, वो अपने बिजनेस के अंदर जो लेबर यूज कर रहा है वो उसके फैमिली मेंबर्स है,
यानी कि अपने फैमिली मेंबर्स को वो एज ए लेबर अपने बिजनेस में काम में ले रहा है। जिस लैंड पर वो काम कर रहा है वो उसका खुद का लैंड है, तो अपने खुद के रिसोर्सेज की जो वैल्यू होती है, खुद के रिसोर्सेज को एक्चुअली में पे तो नहीं करना, लेकिन खुद के रिसोर्सेज की जो वैल्यू होती है उसे बोला जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो वो क्या कर रहा है, वो एक्चुअली पे कर रहा है बाहर वालों को, लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट वो जो खुद के रिसोर्सेज यूज कर रहा है उनकी जो वैल्यू है उसे वो एक्चुअली पे नहीं कर रहा, इसे बोला जाता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो देखो जब हम इको के अंदर प्रॉफिट्स निकालते हैं ना, तो वही टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं, जैसे पीछे हम लोगों ने देखा। लेकिन टोटल कॉस्ट में हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी लेंगे, साथ में हम इम्प्लिसिट कॉस्ट भी लेंगे, यानी कि बाहर वालों को जो पे कर रहे हैं वो भी हम ले रहे हैं, साथ में अगर हम खुद के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं जो इनकी वैल्यू है उसे भी हमें इंक्लूड करना है। समझ में आ गया? यहां पर हम टोटल कॉस्ट के अंदर एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों लेते हैं। लेकिन जब हम अकाउंटिंग प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करनी है, लेकिन टोटल कॉस्ट में हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी कॉस्ट लेते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट लेते हैं, यानी कि वो पैसा जो प्रोड्यूसर ने वाकई में पे करा है, ये जो पैसा है वो वाकई में पे नहीं करा, उसकी जेब से पैसा नहीं जा रहा, हम सिर्फ यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस करते हैं। समझ में आ गया दोनों के बीच में डिफरेंस? हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, इकोनॉमिक प्रॉफिट्स की। आगे देखो, अब हम बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होता है। मैम देखो, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट समझने के लिए याद करो, मैंने आपको एक बताई थी फिक्स्ड कॉस्ट और एक मैंने आपको बताई थी वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, जब इसी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को हम प्लस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, हमारी टोटल कॉस्ट। देखो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ में चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो रॉ मटेरियल पर जो खर्चा करा जा रहा है, अब मान लो आपका एक बुटीक है, 10 ड्रेसेस का ऑर्डर आया तो आप रॉ मटेरियल 10 ड्रेसेस के अकॉर्डिंग परचेज करोगे। मान लो 100 ड्रेसेस का ऑर्डर आता है तो आप रॉ मटेरियल 100 ड्रेसेस के अकॉर्डिंग परचेज करोगे। मान लो 500 ड्रेसेस का ऑर्डर आता है तो आप रॉ मटेरियल 500 ड्रेसेस के अकॉर्डिंग परचेज करोगे। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के साथ में चेंज होती जाती है। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल पर जो खर्चा हो रहा है, अगर प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे आपका प्रोडक्शन 0 है, प्रोडक्शन 10 यूनिट्स है, प्रोडक्शन 100 यूनिट्स है, 1000 यूनिट्स है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैक्ट्री का आप जो रेंट पे कर रहे हो, अगर 0 ड्रेसेस का ऑर्डर आया है तो भी आपको फैक्ट्री का रेंट पे करना पड़ेगा, अगर 100 ड्रेसेस का ऑर्डर आएगा तो भी आपको फैक्ट्री का रेंट सेम पे करना पड़ेगा, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आ गया? तो देखो जब हम ग्रॉस प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं तो टोटल रेवेन्यू में से हम सिर्फ क्या माइनस करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट माइनस करते हैं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट हम माइनस करते हैं जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। समझ में आ गया? लेकिन जब हम नेट प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं तो हम टोटल रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को माइनस करते हैं। समझ में आया? हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस करेंगे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस करेंगे, यानी कि हम रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे, दैट इज नेट प्रॉफिट। चमका अच्छे से? तो देखो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा प्रोड्यूसर कौन होता है, देन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, उसके बाद में इकोनॉमिक प्रॉफिट्स और अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, देन हम लोगों ने देख लिया ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। अब हम बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है 3 लेवल्स ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के भी हमारे पास में 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला है हमारे पास में एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स का ही दूसरा नाम है एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें ना तो इसे हम एक्चुअली में प्रॉफिट बोलते हैं। इसे हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। ये आपको लिख कर नहीं आना, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। पहला है एबनॉर्मल प्रॉफिट जिसका दूसरा नाम है एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स। प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ये वाकई में प्रॉफिट्स होते हैं। सेकेंड है हमारे पास में नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है, ये समझ लो आप, ये क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में, नो प्रॉफिट नो लॉस, कि ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। और थर्ड है हमारे पास में सब नॉर्मल प्रॉफिट्स, जिसे हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या बोलते हैं, लॉसेस। तो 3 है एबनॉर्मल प्रॉफिट्स जो वाकई में प्रॉफिट्स है, यानी कि एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन, और सब नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब होता है लॉसेस।
अब देखो इसका मतलब क्या है। मैंने कहा मान लो किसी चीज को बनाने की जो आपकी कॉस्ट आई है, किसी चीज को बनाने की आपकी 100 रुपए कॉस्ट आई है, और उस चीज को अगर आप 100 रुपए में ही बेच देते हो, किसी चीज को बनाने की आपकी कॉस्ट आई 100 रुपए और उस चीज को आप 100 रुपए में ही बेच रहे हो, मतलब टोटल रेवेन्यू आपका टोटल कॉस्ट के इक्वल है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस। रेवेन्यू में से जब हम कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास में प्रॉफिट आता है ना, देखा जाए तो किसी चीज को बनाने की कॉस्ट 100 आ रही थी, उस चीज को आपने 100 रुपए में बेच दिया। देखा जाए तो यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है। इसे बोला जाता है नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्या कहते हैं हम? नॉर्मल प्रॉफिट्स। चमक गया अच्छे से। सेकंड है, मैंने कहा मान लो किसी चीज को बनाने की कॉस्ट आ रही है आपकी 100 रुपए और उस चीज को आप बेच रहे हो 120 के अंदर, यानी कि टोटल रेवेन्यू आपका टोटल कॉस्ट से ज्यादा है। वाकई में यहाँ पर प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो रहा है। इसे बोला जाता है एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, यानी कि एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स, कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा है। थर्ड सिचुएशन, मैंने कहा किसी चीज को कॉस्ट आ रही है आपको बनाने की 100 रुपीज और उस चीज को आप बेच रहे हो 80 रुपीज के अंदर। भैया खर्चा हुआ आपका 100 रुपीज, सेम चीज को आप 80 रुपीज के अंदर सेल कर रहे हो, मतलब आपका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से कम है। इस सिचुएशन को बोला जाता है सब नॉर्मल प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस। चमक गया अच्छे से। अब देखो एक चीज मैं और बता देती हूं, अगर हम टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमें पर यूनिट का रेवेन्यू पता चलता है कि पर पैन, पर चॉकलेट, जो भी पर यूनिट यानी कि जो भी एक चीज है उसकी एक यूनिट को बेचकर हमें कितना रेवेन्यू हो रहा है। अगर हम टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एवरेज रेवेन्यू, यानी कि पर यूनिट का रेवेन्यू, कि पर पैन को बनाने की कितना रेवेन्यू आ रहा है, पर चॉकलेट बेचने पर कितना रेवेन्यू आ रहा है। समझ में आ गया? सेम ऐसे ही अगर हम टोटल कॉस्ट को भी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलती है एवरेज कॉस्ट, यानी कि पर यूनिट को बनाने की कितनी कॉस्ट आ रही है। ये पर पैन कितने में बनाया, पर चॉकलेट कितने में बनाई। समझ में आ गया? तो सेम ऐसे ही मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकती हूं, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो इसको अगर हम आगे लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? एवरेज रेवेन्यू अपॉन एवरेज कॉस्ट। चमक गया अच्छे से। सेम ऐसे ही हम इसको भी लिख सकते हैं, तो ये आएगा एवरेज रेवेन्यू मोर देन एवरेज कॉस्ट, और लास्ट वाला हमारे पास में आएगा क्वांटिटी से डिवाइड करके एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। कितना आएगा? एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। एक बार इसे सही से लिख देते हैं, एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। चमक गया अच्छे से। तो पहला क्या है? एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, यानी कि एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स, टोटल रेवेन्यू मोर देन टोटल कॉस्ट, इसे हम एवरेज रेवेन्यू मोर देन एवरेज कॉस्ट भी लिख सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट्स में टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट इक्वल है, मतलब एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। और लास्ट है सब नॉर्मल प्रॉफिट्स, टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट, मतलब एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। चमक गया अच्छे से। अब देखो हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। उससे पहले एक बार देख लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होता है, यानी कि जो बीच में हम लोगों ने पढ़ा था ये नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होता है। देखो नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब है अगर प्रोड्यूसर कहीं पर अपना पैसा लगा रहा है, अगर प्रोड्यूसर कहीं पर कैपिटल लगा रहा है, तो वो मिनिमम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। वो मिनिमम इतना तो रिटर्न एक्सपेक्ट करता है ना कि यार जितनी मेरी कॉस्ट आ रही है, जितना मैं मेरी जेब से लगा रहा हूं, कम से कम मेरे पास में उतना रेवेन्यू तो हो जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन हो जाए। वो इतना तो मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्ट करता है ना, उस मिनिमम रिटर्न को बोला जाता है नॉर्मल प्रॉफिट्स। So normal profits are defined as the minimum return that the producer expects from his capital invested in the business. अगर प्रोड्यूसर ने किसी बिजनेस में पैसा लगाया है तो वो मिनिमम इतना एक्सपेक्ट करता है कि यार जितनी मेरी कॉस्ट है कम से कम मुझे उतना तो रेवेन्यू हो जाए, चाहे प्रॉफिट्स ना हो मैं काम चला लूंगा। समझ में आ गया? और अगर उसे ये मिनिमम रिटर्न अवेलेबल नहीं होता, मान लो अगर सिचुएशन हो जाती है सब नॉर्मल प्रॉफिट्स की, इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर अपनी जो कैपिटल है, अपने जो रिसोर्सेस हैं, अपना जो पैसा है, उसे वो उस पर्टिकुलर बिजनेस से निकालता है और किसी दूसरे यूज में लगा देगा। तो वही लिखा है, इफ दिस मिनिमम रिटर्न इज नॉट अवेलेबल ही विल विड्रॉ हिज कैपिटल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग यूज एंड शिफ्ट इट टू सम अदर डिफरेंट यूज। समझ में आ गया? अब देखो हम लोग बात करते हैं कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, कि प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम कब होगा। देखो याद करो जब मैंने आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ाया था
तब मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो कंज्यूमर को क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ कंडीशन है प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम की। तो देखो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ने के हमारे पास में दो अप्रोच है। पहला अप्रोच है टीआर एंड टीसी अप्रोच, जिसे हम लोग बोलते हैं टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। सेकंड है एमआर एंड एमसी अप्रोच, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो देखो टीआर एंड टीसी अप्रोच हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, आपकी बुक्स के अंदर भी गिवन नहीं होगा। हमें पढ़ना है एमआर एंड एमसी अप्रोच। अब देखो एमआर एंड एमसी अप्रोच के अकॉर्डिंग प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम तब होगा जब तीन कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो जाए, और तीनों कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब तीनों कंडीशंस के बीच में क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। मान लो दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है और थर्ड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम नहीं होगा, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो अ प्रोड्यूसर स्ट्राइक्स हिज इक्विलिब्रियम व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन है मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गई पहली कंडीशन, एमआर एमसी के इक्वल होना चाहिए, मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट का क्या मतलब है, जब प्रोड्यूसर एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करता है, जब प्रोड्यूसर एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, वो अगर एक एक्स्ट्रा पैन बना रहा है, एक एक्स्ट्रा चॉकलेट बना रहा है, तो उसकी वजह से प्रोड्यूसर की टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आता है, उसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आ गया। वहीं एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने पर प्रोड्यूसर के टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज आता है, उसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पर प्रोड्यूसर की कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। एक एक्स्ट्रा यूनिट सेल करने पर प्रोड्यूसर के रेवेन्यू में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। तो पहली कंडीशन क्या है, एमआर एमसी के इक्वल होना चाहिए। सेकेंड है एमसी शुड बी राइजिंग व्हेन एमआर इज इक्वल टू एमसी। देखो जब पहली कंडीशन हमारी पूरी हो रही है ना कि एमआर और एमसी इक्वल हैं, उस पॉइंट के जस्ट बाद में हमारा जो एमसी है, मार्जिनल कॉस्ट है, वो इंक्रीज ही होना चाहिए, वो डिक्रीज नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन एमआर एमसी इक्वल होना चाहिए। जब पहली कंडीशन हमारी पूरी हो रही है, उसके जस्ट बाद में आप देखो हमारा एमसी इंक्रीज होना चाहिए, एमसी डिक्रीज नहीं होना चाहिए। और लास्ट कंडीशन है एवरेज रेवेन्यू शुड बी मोर देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखो एवरेज रेवेन्यू हम कैसे निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड करके, यानी कि पर यूनिट का रेवेन्यू कि पर पैन कितने में बेचा, पर चॉकलेट कितने में बेची। और एवरेज रेवेन्यू का ही दूसरा नाम होता है प्राइस, हम लोगों ने पढ़ा था रेवेन्यू वाले चैप्टर में। ये किसके मोर देन इक्वल होना चाहिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, यानी कि जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है, पर यूनिट की जो प्राइस है, वो कम से कम हमारी पर यूनिट की जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है उसके मोर देन इक्वल होना चाहिए। यानी कि जो पर यूनिट प्रोड्यूस करने की जो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है उसके कम से कम बराबर तो हो, बराबर हो, ज्यादा हो तो अच्छी बात है, कम से कम बराबर तो होना चाहिए। तो जो एवरेज रेवेन्यू है यानी कि जो प्राइस है, इट शुड बी मोर देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। चमक गया अच्छे से। ये तीन कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब देखो इसे हम टेबल के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कौन सा मार्केट है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। हम लोगों ने रेवेन्यू वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जो पर यूनिट की प्राइस होती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू क्या रहता है, हमारा कांस्टेंट रहता है। और याद करो हम लोगों ने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देखा था एवरेज रेवेन्यू अगर कांस्टेंट रहता है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट रहता है। एआर और एमआर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट हम मान के चल रहे हैं। अब देखो अगर हम एमसी की बात करें, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यानी कि हमारी क्वांटिटी। ये हम लोगों ने एमआर ले लिया, कितना है, 12 है। एमआर और एआर दोनों इक्वल होते हैं, दोनों कितने हैं, 12 हैं, यानी कि पर यूनिट की प्राइस कितनी है, 12 है। मार्जिनल कॉस्ट किस तरह से बनेगा, तो देखो मैं पहले ही बता देती हूँ, कॉस्ट वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो ऐसा होता है, यू शेप्ड होता है। इसका मतलब पहले मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होती है, देन मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीज होती है। मैम ऐसा क्यों होता है, तो अब आप चल जाओ प्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर। प्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस पढ़ा था। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या कहता है, पहले मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी इंक्रीज होता है, देन एमपी डिक्रीज होता है, देन जीरो होके क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है।
याद करो हम लोगों ने प्रोडक्शन फंक्शन में एमपी पढ़ा था। पहले मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, इसे हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। फिर मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स। देन मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा जीरो हो जाता है, उसके बाद में मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रिटर्न्स। ये क्या था? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। तो एमसी जो है वो एमपी का जस्ट ऑपोजिट होता है। जब एमपी हमारा इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप देखो एमसी हमारा डिक्रीज हो रहा है। जब एमपी डिक्रीज हो रहा है तो एमसी हमारा क्या होने लग गया? इंक्रीज हो गया। तो एमसी का कर्व यू शेप है, पहले एमसी डिक्रीज होगा देन इंक्रीज होगा। क्यों? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एमपी का क्या है? ऑपोजिट है। वही लिखा है एमसी इज फर्स्ट फॉलिंग एंड देन राइजिंग। आप देख लो एमसी पहले डिक्रीज हो रहा है, 15 12 10 9 8 7 डिक्रीज हुआ यहां तक। देन एमसी हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, 7 8 9 10 12 15 इंक्रीज हो गया। दिस इज इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। चमका अच्छे से। अब हम देखते हैं प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम का हो रहा है। पहली कंडीशन क्या थी? एम आर एम सी के इक्वल होना चाहिए। तो देखो जब प्रोड्यूसर 2 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है किसी भी चीज की, तो एम आर भी 12 है, एम सी भी 12 है, एम आर और एम सी दोनों क्या है? इक्वल है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहली कंडीशन एक जगह और सेटिस्फाई हो रही है, जब प्रोड्यूसर 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तब एम आर कितना है? 12 है, और एम सी भी कितना है? 12 है। एम आर और एम सी दोनों इक्वल है। मतलब ये जो पहली कंडीशन ही थी ये हमारी 2 जगह सेटिस्फाई हो रही है। तो अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन मैंने बताई, जब एम आर एम सी दोनों इक्वल हैं उसके जस्ट बाद में एम सी हमारा क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। तो देखो इसके जस्ट बाद में आप देखो एम सी इंक्रीज हो रहा है क्या? इसके जस्ट बाद में उल्टा एम सी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। 10 हो गया, देन 9 हो गया, देन 8 हो गया, देन 7 हो गया, उल्टा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो सेकंड कंडीशन यहां पर हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो यहां पर प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम नहीं होगा। यहां पर देखो हमारा एमसी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, 12 से 15 हो गया। यहां पर हमारी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। चलो भाई सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड कंडीशन क्या है हमारी? एवरेज रेवेन्यू शुड बी मोर देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखो एवरेज रेवेन्यू तो हमें पता है कितना है? 12 है। एवरेज रेवेन्यू कितना है? 12 है। इट शुड बी मोर देन और इक्वल टू टोटल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। चलो भाई करके देख लेते हैं। याद करो कॉस्ट वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, जहां तक की हम बात कर रहे हैं, हम 10 यूनिट्स तक की बात कर रहे हैं, अगर वहां तक की मार्जिनल कॉस्ट को हम प्लस कर देंगे, अगर हम मार्जिनल कॉस्ट का सम कर देंगे तो हमारे पास में टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। याद है हम लोगों ने पढ़ा था? क्योंकि कॉस्ट में जो चेंज आता है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आता है? वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो अगर मैंने यहां तक की मार्जिनल कॉस्ट को सम कर दिया, प्लस कर दिया, तो हमें क्या मिलेगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कर देते हैं। 15 और 12 कितना हो गया? 27 है ना? 27 हो गया ना? 15 और 12 हमारे पास में 27, देन 10 37, 37 और 9, तो ये हो गया हमारे पास में 37 और 9 47 46 हो गया। 46 और 8 हमारे पास में 56 54 हो गया। 54 और 7 61, 61 और 8 69, 69 और 9 78, 78 और 10 88, और 88 और 12 कितना हो गया हमारे पास में? 100 हो गया। तो एमसी को हम लोगों ने प्लस कर दिया, तो यहां तक कि हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? 100 आ रही है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 100। क्वांटिटी कितनी है हमारे पास में? 10 यूनिट है। 10 से डिवाइड करा तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास में? 10 आ रही है। मतलब एवरेज रेवेन्यू हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा आ रहा है। थर्ड कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम कब हो रहा है? जब 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करी जा रही है। समझ में आ गया? पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एआर और एमआर और एमसी इक्वल है। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जब ये दोनों इक्वल हैं उसके जस्ट बाद में एमसी हमारा क्या होना चाहिए? राइज होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, एवरेज रेवेन्यू शुड बी मोर देन और इक्वल, बराबर भी हो सकता है, ज्यादा है तो अच्छी बात है, यहाँ पर तो ज्यादा है, मोर देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। चमक गया? अब देखो आपको एग्जाम में सिर्फ टेबल बना के नहीं आनी, आपको हर चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करके आना है। कोई भी चीज एग्जाम में आती है ना, माइक्रो के अंदर, मैक्रो के अंदर, फर्स्ट यू हैव टू मेक योर टेबल, देन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट टेबल, फिर उसके बाद में आपको कर्व्स बनाने हैं, देन यू हैव टू एक्सप्लेन दोस कर्व्स। सारी चीजें हमें करनी है। तो देखो किस तरह से लिख कर आओगे। MR is equal to MC in two situations हम लोगों ने देखा था, when 2 units of output are produced and when 10 units of output are produced। देख लिया।
पहली सिचुएशन के अंदर एमसी इज फॉलिंग, पहली सिचुएशन में एमसी उल्टा फॉल हो रहा है, लेकिन सेकंड सिचुएशन के अंदर एमसी हमारा राइज हो रहा है। तो प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम होगा जब 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करी जा रही है। रीजन क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, जब 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करी जा रही है, मैंने क्या बताया, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट, कि यहाँ पर प्रोड्यूसर को रुक जाना चाहिए, ये उसके लिए बेस्ट सिचुएशन है। इससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो उसके प्रॉफिट्स कम होते जाएंगे। लेकिन अगर मानो प्रोड्यूसर यहाँ पर रुक जाता है, 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, तो अगर एमआर में से एमसी माइनस करेंगे तो हम प्रॉफिट कितना आ रहा है देखा जाए तो 0। फिर आप एमआर में से एमसी माइनस करो, 12 में से 10 गया, प्रॉफिट्स 2 आ रहे हैं। फिर आप एमआर में से एमसी माइनस करो, प्रॉफिट 3 आ रहे हैं। देन अगेन 12 में से 8 माइनस करो, प्रॉफिट्स 4 आ रहे हैं। 12 में से 7 गया, प्रॉफिट्स 5 आ रहे हैं। तो मुझे बताओ प्रोड्यूसर यहाँ पर क्यों रुकेगा? उसे दिख रहा है अगर मैं ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा तो उल्टा मेरे प्रॉफिट्स इंक्रीज होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करके रुकना, इसे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन मानना एक इर्रेशनल डिसीजन है, बिना सोचा समझा डिसीजन है, क्योंकि इसके आगे तो उल्टा उसके प्रॉफिट्स बढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इसके बाद में आप देखो, यहाँ पर 12 में से 12 गया, प्रॉफिट्स कितने हैं, 0 है। लेकिन अगर वो एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करता है, 12 में से 15 गया, तो माइनस का 3 आएगा ना कहीं लॉसेस होने लग जाएंगे। तो ये 10 यूनिट्स उसके लिए बेस्ट सिचुएशन है। अब आप बोलोगे मैम प्रॉफिट्स हो कहाँ रहे हैं, यहाँ पर तो प्रॉफिट हमारा 0 आ रहा है। तो बच्चा ये मैं सिर्फ एमआर में से एमसी को माइनस कर रही हूँ। अभी आगे चल के मैं इसको मैथमेटिकली करके दिखाऊंगी, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस करके, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो वही यहाँ पर लिखा है, व्हेन 2 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, एमसी इज फॉलिंग, एमसी डिक्रीज हो रहा है। अगर एमसी डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से एमआर और एमसी के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। एमसी फॉल होता जा रहा है तो एमआर और एमसी के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है 2, 3, 4, 5 प्रॉफिट्स, ये प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इट मीन्स प्रॉफिट्स टेंड टू इंक्रीज इन सिचुएशन ऑफ फॉलिंग एमसी। सो ये कहीं ना कहीं एक इररेशनल डिसीजन होगा। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम नहीं होगा। प्रोड्यूसर विल स्ट्रक हिज इक्विलिब्रियम व्हेन एमआर इज इक्वल टू एमसी एंड एमसी इज राइजिंग। समझ में आ गया? अब मैम इसे एक बार न्यूमेरिकली भी बता दो। तो देखो न्यूमेरिकली भी समझ लो, मैं हर तरह से समझाऊंगी। पहली सिचुएशन क्या है, जब 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करी जा रही हैं, यहाँ पर एमआर एमसी इक्वल थे, तो देखो इसके हिसाब से एक बार टोटल रेवेन्यू निकाल के देखो। इसके हिसाब से टोटल रेवेन्यू निकालो। जब हम मार्जिनल रेवेन्यू का सम कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, टोटल रेवेन्यू हमें पता है। तो 12 और 12 कितना हो गया, 24। तो टोटल रेवेन्यू कितना है हमारे पास में, 24 है। जब हम एमसी को सम करेंगे, तो एमसी को सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो 15 और 12 कितना हो गया, 27। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है हमारे पास में, 27 है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दो, फिक्स कॉस्ट क्योंकि यहाँ पर गिवन नहीं है। 24 में से 27 गया तो ये क्या आ रहा है, माइनस का 3। मतलब ये कौन सी सिचुएशन है, जब प्रोड्यूसर को लॉस हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। सेकेंड सिचुएशन क्या थी, जब 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करी जा रही हैं। तो अब आप टोटल रेवेन्यू निकालो, एमआर को प्लस कर दो, यहां से लेकर यहां तक के एमआर को प्लस कर दो। तो 12 × 10 कर लो डायरेक्टली, कितना आ रहा है टोटल रेवेन्यू, 120। कितना आ रहा है, 120। अब हमें एमसी को प्लस करना है तो हमारे पास में आएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसे प्लस कर लो, हम लोगों ने करके देखा था कितना आ रहा था हमारे पास में, 100 आ रहा था। तो ये हो गया हमारे पास में 100। प्रॉफिट कितना आ रहा है, 120 माइनस 100 दैट इज 20। यहाँ पर प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो रहे हैं। तो पीछे वाला मत देखना कि मैम 0 प्रॉफिट बोल रहे थे आप। तो हम लोगों ने टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट निकाल के देखा है। इस सिचुएशन में लॉसेस हो रहे थे, इस सिचुएशन में 20 रुपए से प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम कब होगा, जब 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करी जा रही है। चमक गया अच्छे से? अब मैम इसे बता दो डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो देखो पहली बात तो यहाँ पर आपको प्लॉट करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्स एक्सेस पर हम आउटपुट दिखाते हैं यूनिट्स, वाई एक्सेस पर हम 2 चीजें हैं, एमआर और एमसी, वो दोनों दिखाएंगे। प्लॉटिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एमआर और एमसी की, एमआर की अगर हम बात करें, सॉरी, तो एमआर हमारा कांस्टेंट है, चाहे आउटपुट 1 है तो भी एमआर 12 है, आउटपुट 2 है एमआर 12 है, आउटपुट 3 है एमआर 12 है। तो एमआर के लिए कुछ नहीं करना, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनानी है, ये येलो वाली, जो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। समझ में आ गया? एमसी पहले हमारा डिक्रीज हो रहा है, देन एमसी अगेन हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इको में अगर कोई चीज डिक्रीज होती है पहले कर्व नीचे जाएगा, इंक्रीज हो रही है तो कर्व ऊपर जाएगा। तो ब्लू वाला हमारा एमसी का कर्व है, पहले एमसी डिक्रीज हुआ, देन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। समझ में आ गया? अब यहाँ पर एमआर और एमसी कहाँ कहाँ इक्वल है, एक तो Q1 पॉइंट पर,
Q1 पॉइंट पर MR और MC दोनों इक्वल हैं, जब कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी जा रही है, 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करी जा रही है। और एक Q2 पॉइंट पर MR और MC दोनों टकरा रहे हैं, मतलब इक्वल हैं, जब कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी जा रही है, 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करी जा रही है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब अगर हम चाहें तो हम इस कर्व को ऐसे भी बना सकते हैं। मैम इसका मतलब क्या है? सेम कर्व है, ये MR है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमारा MC वाला कर्व है। पिछले वाले ने मैंने MC वाले को y एक्सिस से टच नहीं करा था, नहीं करा था ना। यहाँ पर मैंने जो MC वाला कर्व है उसे y एक्सिस से टच कर लिया और ज़्यादा इजी एक्सप्लेन करने के लिए। समझ में आ गया? तो ये हमारा MC हो गया यू शेप्ड। मैंने क्या बताया? MR MC 2 यूनिट्स और 10 यूनिट्स पर इक्वल है, तो इसे हम लोगों ने नाम दे दिया Q1। इस पॉइंट को नाम दे दिया Q2। Q1 के हिसाब से आउटपुट कितना है? OL1। कितना है आउटपुट? OL1। Q2 के हिसाब से आउटपुट कितना है? OL2। कितना है आउटपुट? OL2। समझ में आ गया? सिचुएशन 1, सिचुएशन 2। अब मैं बहुत आराम से कोई चीज समझा रही हूं, देखो। सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग देखना, सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग टोटल रेवेन्यू कितना है? टोटल रेवेन्यू तो देखो, ये जो येलो वाली लाइन है, हम सिर्फ सिचुएशन 1 की बात कर रहे हैं। येलो वाली लाइन क्या है? हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। येलो वाली लाइन से नीचे तक का पूरा देखो, ये क्या हो जाएगा? हमारा टोटल रेवेन्यू, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू को सम करते हैं तो हमारे पास में टोटल रेवेन्यू आता है। तो रेवेन्यू वाली लाइन से नीचे वाला पूरा का पूरा क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू देखा जाए तो कितना है? OL1 Q1 P। यही है OL1 Q1 P, अगर मैं नाम देना चाहूँ, ये टोटल रेवेन्यू है। लेकिन इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट कितनी है? हमारी कॉस्ट कितनी है? तो कॉस्ट का कर्व ब्लू वाला है, तो ये पूरी हमारी कॉस्ट है। ये पूरी हमारी क्या है? कॉस्ट है। कॉस्ट को अगर मैं नाम देना चाहूँ तो नाम क्या आएगा? OL1 Q1 R। समझ पा रहे हो? ये है OL1 Q1 R। प्रॉफिट तो कितना, प्रॉफिट नहीं सॉरी, रेवेन्यू कितना था? OL1 Q1 P। OL1 Q1 P। लेकिन कॉस्ट कितनी है? OL1 Q1 R। मतलब कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू से ज्यादा है। तो वो तो हम लोगों ने मैथमेटिकली भी देखा था, कॉस्ट रेवेन्यू से ज्यादा आ रही थी तो प्रॉफिट्स हमारे माइनस के अंदर थे, लॉसेस थे। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने देख लिया कॉस्ट इज मोर देन रेवेन्यू, तो ये तो हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो ही नहीं सकता। समझ में आ गई बात? दूसरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो देखो, सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। सेकेंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में रेवेन्यू कितना है? तो सेकेंड सिचुएशन क्या है? Q2 है। रेवेन्यू वाली लाइन हमारे पास में येलो वाली है, तो ये जो मैं शेड कर रही हूं ये हमारे पास में क्या है? रेवेन्यू है। ये हमारे पास में क्या है? रेवेन्यू है। नाम अगर मैं दूं OL2 Q2 और P, तो OL2 Q2 P, ये हमारे पास में रेवेन्यू है। OL2 Q2 P, ये हमारे पास में क्या हो गया? हमारा रेवेन्यू। अब मैंने कहा मैम इस पॉइंट के अकॉर्डिंग कॉस्ट भी बता दो, तो देखो कॉस्ट वाला कर्व कौन सा है? हमारा ब्लू वाला है। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट ये होगी, ये हमारी कॉस्ट है। कॉस्ट कितनी है? OL2 Q2 R। OL2 Q2 R। तो थोड़ा सा आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है। समझ में आ रहा है ना कि रेवेन्यू वाले के अंदर तो ये हिस्सा भी आ रहा था, कॉस्ट वाले में ये पार्ट नहीं आ रहा, कॉस्ट वाले में सिर्फ ये वाला एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा है, तो इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम हो सकता है। चमक गया अच्छे से? एक बार इरेज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर इसे हमें लिखकर किस तरह से आना है, क्या क्या बातें यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहले अगर हम MR की बात करें, AR यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। AR कांस्टेंट है मतलब परफेक्ट कंपटीशन है, तो MR भी कांस्टेंट है। तो AR और MR के लिए हम लोगों ने कुछ नहीं करा, हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनाई है विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आ गया? MR और MC दो सिचुएशंस के अंदर क्या थे? इक्वल थे। एक तो ये सिचुएशन जिसे हमने Q1 नाम दिया, एक सिचुएशन ये जिसे हम लोगों ने Q2 नाम दिया। Q1 पर आउटपुट कितना है? OL1, और Q2 के हिसाब से आउटपुट कितना है? OL2। तो एट पॉइंट Q1 आउटपुट इज OL1, एट पॉइंट Q2 आउटपुट इज OL2। पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग TR कितना आ रहा था हमारा? मैंने आपको करके दिखाया था। टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा था? OL1 Q1 P। यही था हमारा टोटल रेवेन्यू, OL1 Q1 P। यहाँ पर वही लिखा है OL1 Q1 P। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही थी अगर हम देखें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास में ये वाली आ रही थी, ज्यादा आ रही थी, OL1 Q1 R। तो हमें समझ में आ गया
टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज मोर देन टोटल रेवेन्यू, इट इज अ सिचुएशन ऑफ लॉस टू द फर्म, हैंस दिस कैन नॉट बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ में आया? सिचुएशन 2 के अकॉर्डिंग हमारा टोटल रेवेन्यू क्या है? तो सिचुएशन 2 के अकॉर्डिंग हमारा टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा था? हम लोगों ने देखा था OL1Q2P, ये हमारा क्या था? टोटल रेवेन्यू था। और हमारी टोटल कॉस्ट क्या थी? हमारी टोटल कॉस्ट सिर्फ ये थी OL2Q2R। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पर हमारा रेवेन्यू वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है, दिस इज द सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट, हैंस दिस इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। चमक गया अच्छे से? पहली कंडीशन भी क्लियर हो गई। सेकंड कंडीशन हमें पता ही है, इस पॉइंट के बाद में जब MR और MC इक्वल है, MC राइज हो रहा है। आप खुद देख लो यहाँ पर, अगर हम पहली सिचुएशन की बात करें तो पहली सिचुएशन के बाद में हमारा MC उल्टा डिक्रीज हो रहा है। पहली सिचुएशन के बाद में हमारा MC क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मैंने क्या बताया? MR MC इक्वल है, उसके बाद में MC इंक्रीज होना चाहिए। सेकंड सिचुएशन के बाद में हमारा MC इंक्रीज हो रहा है, तो सेकंड सिचुएशन भी यहीं पर सेटिस्फाई हो रही है। और थर्ड सिचुएशन क्या थी? हमारा एवरेज रेवेन्यू शुड बी मोर देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये मैंने बताया ही था। एवरेज रेवेन्यू कितना था? 12 था। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 100 आई थी, क्वांटिटी 10 थी, तो ये कितना आ रहा था? 10 आ रहा था। तो थर्ड कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। चमक गया अच्छे से? तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर समाप्त। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसे बहुत अच्छे से समझना। What happens when one more unit or one less unit is produced than the equilibrium level of output? हमें पता है इक्विलिब्रियम कब हो रहा है? Q2 पॉइंट पर, जब OL2 यूनिट्स प्रोड्यूस करी जा रही हैं। क्या हो अगर हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर देंगे तो, या फिर एक यूनिट कम प्रोड्यूस कर देंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा? देखो मैंने पहले भी बताया है, इक्विलिब्रियम वाला लेवल सबसे बेस्ट लेवल होता है। अगर आप उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो भी आपके प्रॉफिट्स कम होंगे, अगर आप उससे एक यूनिट कम प्रोड्यूस करोगे तो भी आपके प्रॉफिट्स कम होंगे। इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन बेस्ट सिचुएशन है, वहीं पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट्स होते हैं। तो पहला हम लेते हैं व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। मान लो हम इक्विलिब्रियम लेवल से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो आ रहा है उससे एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या होगा? देखो एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या लेते हैं? हमारा आउटपुट लेते हैं। वाई एक्सिस पर हम लोग क्या ले रहे हैं? दो चीजें हैं, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। अब देखो ये जो कर्व है ये मार्जिनल रेवेन्यू का है, इसे आप चाहो तो एवरेज रेवेन्यू भी बोल सकते हो। ये हम लोगों ने बना ली मान लो मार्जिनल कॉस्ट। मैंने कहा इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या होगा? ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है Q2 और इसके हिसाब से ये हमारा आउटपुट है। आउटपुट कितना है? OL2, ये आउटपुट है। मैंने कहा एक एक्स्ट्रा यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये मान लो एक एक्स्ट्रा यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब इस पॉइंट को नाम दे दो Q3, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम T, और इसे नीचे वाले को हम नाम दे देते हैं OL3। समझ में आ गया? एक एक्स्ट्रा यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखो एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की वजह से हमारे रेवेन्यू में कितना इंक्रीज हुआ। पहले हमारा रेवेन्यू क्या था अगर देखा जाए तो, इसे मैं P नाम दे देती हूँ, OL2Q2P, यही था हमारा रेवेन्यू। लेकिन अब हमारे रेवेन्यू में इतना इंक्रीज आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? अगर हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करी तो हमारा रेवेन्यू इतने से इंक्रीज हो रहा है ना। हमें सिर्फ येलो वाली रेवेन्यू वाली लाइन को देखना है, तो मैं बोल सकती हूँ एडिशन टू टोटल रेवेन्यू। कितना एडिशन हुआ? L2 L3 T Q2, L2 L3 T Q2, इतने से हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। इसकी वजह से हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज हुई होगी। तो कॉस्ट वाला कर्व हमें देखना है, कॉस्ट वाला कर्व हमारा येलो वाला है, MC वाला है। कॉस्ट में हमारे इंक्रीज ज़्यादा आ रहा है, हमें येलो वाले कर्व से नीचे तक का पूरा देखना है। तो एडिशन टू टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितने से बढ़ी? L2 L3, L2 L3, ऊपर तक देखो T नहीं होगा, Q3 Q2, Q3 Q2। समझ में आया? रेवेन्यू में तो सिर्फ इतना सा इंक्रीज आया था, नीचे वाला जो व्हाइट कलर का था, लेकिन कॉस्ट हमारी ज्यादा इंक्रीज हो गई। मतलब एडिशन टू कॉस्ट इज मोर देन एडिशन टू रेवेन्यू। तो अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कॉस्ट हमारी ज्यादा बढ़ रही है, रेवेन्यू हमारा कम इंक्रीज हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट श्रिंक होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। तो देख लिया, अगर हमने इक्विलिब्रियम से एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करी है तो हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिशन टू कॉस्ट
is more than addition to revenue. कॉस्ट में एडिशन ज़्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू रेवेन्यू, सो प्रॉफिट्स विल श्रिंक. हमारे प्रॉफिट्स क्या होंगे? डिक्रीज होंगे. तो इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन क्या है? बेस्ट सिचुएशन है. समझ में आ गया? एक इसका उल्टा भी लेकर देखते हैं. अगर एक यूनिट कम प्रोड्यूस करी है तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो ये वाई एक्सिस जिस पर हम दिखा रहे हैं हमारा मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये है एक्स एक्सिस जिस पर हम शो कर रहे हैं हमारा आउटपुट, और ये है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू जिसे हम एवरेज रेवेन्यू में बोलते हैं. क्या बोलते हैं? एवरेज रेवेन्यू. अब ये हम लोगों ने बना दिया हमारा मार्जिनल कॉस्ट वाला कर्व. मैंने कहा इक्विलिब्रियम कहाँ हो रहा है? Q2 पॉइंट पर. उसके हिसाब से हमारा आउटपुट कितना है? OL2. मैंने कहा एक कम यूनिट प्रोड्यूस करी है, एक यूनिट कम प्रोड्यूस करी है. तो एक यूनिट कम प्रोड्यूस करी है तो अब हम बोल देते हैं, इसको हमने नाम दे दिया, इसे हम नाम क्या नाम दे? इसे हमने नाम दे दिया Q1 नाम दे देते हैं. Q1 क्या नाम दे देते हैं? Q1 नाम दे देते हैं. और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं T. तो अब हमारे पास में आउटपुट कितना है? OL1. ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर हमारा रेवेन्यू और कॉस्ट क्या हुए हैं? कम हुए हैं. तो मैंने बोला रिडक्शन या फिर डिक्रीज भी बोल सकते हो. रिडक्शन इन टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू में कितनी कमी आई? तो देखो पहले हमारा रेवेन्यू क्या था? OL2 Q2 P. ये हमारा रेवेन्यू था. अब हमारा रेवेन्यू कम हो गया है, अब हमारा रेवेन्यू है OL1 TP. तो हमारे रेवेन्यू में इतना डिक्रीज आया, रेवेन्यू वाली लाइन से नीचे तक का पूरा देख लो. तो रिडक्शन इन रेवेन्यू कितना है? L1 L2 Q2 T. ये रिडक्शन इन रेवेन्यू है. समझ में आ गया? सेम ऐसे ही रिडक्शन इन कॉस्ट देखते हैं. रिडक्शन इन टोटल कॉस्ट है ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हो. तो देखो कॉस्ट में कितना रिडक्शन आया? कॉस्ट वाली लाइन ये है कॉस्ट वाला कर्व MC. कॉस्ट में सिर्फ इतना सा डिक्रीज आया, सिर्फ इतना सा ही डिक्रीज आया है. तो रिडक्शन इन कॉस्ट कितना है? L1 L2 Q2 Q1. L1 L2 Q2 Q1. मतलब एक चीज समझ में आई, रिडक्शन हुआ है रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों के अंदर, लेकिन रेवेन्यू हमारा ज्यादा कम हुआ है, कॉस्ट हमारी कम हुई है. मतलब रिडक्शन इन रेवेन्यू इज मोर देन रिडक्शन इन टोटल कॉस्ट. तो मैं लिख सकती हूँ रिडक्शन इन रेवेन्यू इज मोर देन रिडक्शन इन कॉस्ट. समझ पा रहे हो? दोनों में कमी आई है लेकिन हमारा रेवेन्यू ज्यादा कम हुआ है एज कंपेयर टू कॉस्ट. तो इस सिचुएशन में भी हमारे प्रॉफिट्स क्या होंगे? प्रॉफिट्स विल श्रिंक. मतलब समझ में आ गया? इक्विलिब्रियम वाला लेवल बेस्ट है. अगर आप ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो भी प्रॉफिट श्रिंक होंगे, अगर आप कम प्रोड्यूस करोगे एक यूनिट तो भी हमारे प्रॉफिट श्रिंक होंगे. वही लिखा है, इट मीन्स एनी डिपार्चर फ्रॉम द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम की स्टेट से अगर हल्का सा भी डिपार्चर होगा, आपने ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करी, कम यूनिट प्रोड्यूस करी, वुड ओनली मीन दैट द डिफरेंस बिटवीन TR एंड TVC विल टेंड टू डिक्रीज. इसका मतलब है TR और TVC के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि जो प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉफिट्स क्या होंगे? हमारे डिक्रीज होंगे. और डेट द प्रॉफिट्स विल नॉट बी मैक्सिमाइज. हमारे प्रॉफिट्स मैक्सिमम नहीं होंगे. तो इक्विलिब्रियम सिर्फ कहाँ होता है? जहाँ पर हमारे प्रॉफिट्स मैक्सिमम हो. इसी के साथ में ये चैप्टर हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया. चैप्टर की शुरुआत हुई थी हमारे पास में प्रोड्यूसर कौन होता है, देन प्रोड्यूसर्स, इक्विलिब्रियम, इकोनॉमिक प्रॉफिट्स, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट. प्रॉफिट के तीनों लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस करे. प्रोड्यूसर को इक्विलिब्रियम के लिए 3 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है. MR MC के इक्वल हो. इस पॉइंट के बाद में MC इंक्रीज होना चाहिए. एवरेज रेवेन्यू यानी कि प्राइस शुड बी मोर देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. इसे आपको टेबल के थ्रू भी एक्सप्लेन करना है, मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करना है, इसे आपको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन करना है. एंड लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लेवल से एक यूनिट ज्यादा या फिर एक यूनिट प्रोड्यूस कम प्रोड्यूस करता है, इस सिचुएशन में क्या होगा? समझ में आ गया? तो यहाँ तक का हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया और उसी के साथ में आपके माइक्रो के 10 चैप्टर्स और स्टैट्स के 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं. यहाँ तक का आपको अच्छे से पढ़ के रखना है. नेक्स्ट मुझे बता देना मैम कौन सा चैप्टर कराओ, हम वही चैप्टर कर लेंगे. और इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करना. इट विल गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन. आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास. लॉट्स ऑफ लव. बाय बाय.